हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं संविधान का भाग 3 और भाग 3 का ही एक पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हमारा आज दूसरा मूल अधिकार है जिसे हम स्वतंत्रता का मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है भाग 3 के मूल अधिकार में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दूसरा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसमें समाहित किया गया है। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार में 4 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। और ये चारों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे। वैसे भी एज ए स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में अगर हम देखें तो भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इस स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा नॉलेज भी होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी परीक्षा की दृष्टि से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज इसको स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद दिए गए, याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो पहला फैक्ट यहां से आ सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक शामिल है। तो देखो, स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें इस देश के नागरिक होने के नाते हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इस देश में रहने के लिए हमारे पास क्या क्या स्वतंत्रता है, ये सब व्याख्या करता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो आपका पहला फैक्ट या तथ्य यहां से यह बनता है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक शामिल किया गया है। अब हम एक एक करके अनुच्छेद को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है और अनुच्छेद 22 में क्या है। याद रखिएगा, कभी कभी 19 के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी 20 के बारे में पूछा जाता है, कभी 21 के बारे में पूछा जाता है, कभी 22 के बारे में। चारों के चारों बहुत आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कल समानता के अधिकार में 4 आर्टिकल देखे थे, आज हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 की जब व्याख्या की जाती है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ये फैक्ट आता है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय ये स्वतंत्रताएं 7 प्रकार की थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक जो स्वतंत्रता थी हमारी वो लेकर विधिक स्वतंत्रता बना दी गई। तो हमें यहां से याद रखना है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता अभी वर्तमान में है। शुरुआत में उसमें 7 प्रकार की दी गई थी। तो अब यहां से याद रखने वाली बात यह है कि ये 6 कौन कौन सी है, और इसका आर्टिकल तक भी पूछा गया है कि किस आर्टिकल में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है। तो यहां से अनुच्छेद 19 में 6 जो स्वतंत्रताएं दी गई है, तो याद रखिएगा पार्ट 19(1) का ए से लेकर ABCDE, F नहीं है और G, इस प्रकार से ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? 19(1)A में यह लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमें बोलने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19(1) में शामिल की गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1)A के तहत दी गई है। और वाक और अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि इस देश के नागरिक होने के नाते हमें जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है उसमें हम हर चीज अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर शर्त है वो देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो किसी ऐसे जो प्रसिद्ध हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए या देश के जो कर्ता धर्ता हुए उनके बारे में आप नहीं बोल सकते, और ना ही आपकी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे की अभिव्यक्ति में या दूसरे के एक तरीके से उसको नीचा दिखाती हो। ये अभिव्यक्ति वैसी नहीं होना चाहिए। अर्थात आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, बशर्त है कि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का या किसी दूसरे के उसमें किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी ना करते हो। साथ ही देशद्रोह के विरुद्ध या देश के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। साथ ही आप ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जिससे कि हमारी जो वैश्विक स्तर पर बनी हुई छाप जो है उससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाए। तो 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है जो कि एक महत्वपूर्ण हमारी स्वतंत्रता है। जितने भी आपने देखा होगा जो अखबार है, जितने भी अखबार निकलते हैं उसको इसी के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद में अभिव्यक्त किया जाता है, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त किया जाता है। ये फैक्ट याद रखना। फिर दूसरी स्वतंत्रता है 19(1)B में शामिल की गई है जिसे हम
कहते हैं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अर्थात हमें 19(1)(b) ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम सम्मेलन कर सकते। कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जिसे मूल अधिकार प्राप्त है तो वो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता रखता है, लेकिन वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(b) हमें देता है। ठीक है, हम सम्मेलन करने की स्वतंत्रता रखें, हम वहां जाके देशद्रोही विरोधी, देश विद्रोही नारे लगा रहे, तो ऐसा सम्मेलन हम नहीं कर सकते। या हम वहां जाकर कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिसमें हिंसा पैदा हो गई, तो ऐसा सम्मेलन हम नहीं कर सकते। हमें संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) ये आजादी देता है कि हम सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन जो होगा वो शांतिपूर्वक होगा। तो ये स्वतंत्रता भी हमको दी गई है। अब जैसे आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चल रहा है, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट का मूवमेंट चलता है, आपने देखा होगा जब स्त्रियां सब एक होकर कोई सा अपनी मांग करती तो एक सम्मेलन होता। तो ये सब के सब सम्मेलन जो रहता है अपनी मांग के अनुसार शांतिपूर्वक होते हैं, उसमें हिंसा नहीं होती है। निश्चित रूप से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसमें हिंसा फैलाई जाती है, तो वो सम्मेलन एक तरीके से स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता हमारी जो मतलब एक तरीके से जो अधिकार है स्वतंत्रता का, उसके खिलाफ चली जाती है। तो ये याद रखना, सम्मेलन करने का अधिकार हमको है। तीसरी स्वतंत्रता है 19(1)(c) जिसमें लिखा है समूह बनाने की स्वतंत्रता। समूह या हम ये बोल सकते हैं संगठन, ये सब बनाने की जो स्वतंत्रता है 19(1)(c) में दी गई है। अर्थात हमें किसी भी मांग को अभिव्यक्त करने के लिए, हमें भारत के नागरिक होने के नाते हमें किसी भी प्रकार का संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। संगठन बना सकते हैं हम, उस संगठन के माध्यम से हम जितनी भी, आपने देखा भारत में अनगिनत पार्टियां हैं, तो अनगिनत पार्टियां हैं तो हमें यह स्वतंत्रता दी गई। किसी के पास अगर जन आधार है तो वो अपने आधार पर क्या कर सकता है? संगठन बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ये सब उसके अंतर्गत आता है। अर्थात सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति एक पार्टी से टूटकर दूसरी पार्टी में जाता तो उसकी स्वतंत्रता है, 19(1)(c) में दे रखा है, वो अपना संगठन बना सकता है। तो भारत में आपने देखा होगा असीमित अनगिनत राजनीतिक पार्टियां, अनगिनत संगठन जो है वो सब 19(1) के तहत बने गए, हमारी स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं। अगला है 19(1)(d). 19(1)(d) जो है वो ये बताता है कि हम भारत की सीमा के अंदर कहीं भी विचरण कर सकते हैं, अर्थात हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें घूमने की आजादी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1(d) 19(1)(d) हमें ये आजादी देता है कि भारत की सीमा के अंतर्गत हमें कोई भी घूमने फिरने से रोक नहीं सकता। हम किसी भी स्टेट में जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी शहर में जाएं, हमें घूमने की पूरी आजादी है, हम स्वतंत्र हैं। तो विचरण करने की आजादी हमें 19(1)(d) के तहत दे रखी है। इसके तहत कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब कुछ लोग काम करने के लिए इधर से दूसरे राज्य चले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो साथ ही ट्रेनों में लोग सफर करते हैं, बसों में लोग सफर करते हैं, तो हम इस देश की सीमा के अंदर किसी भी कोने में जाकर घूम सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें 19(1)(d) देता है। तो एक ये याद रखना, विचरण करने की स्वतंत्रता। अगला है 19(1)(e). 19(1)(e) में लिखा है कि भारत की सीमा के अंतर्गत हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। एक फैक्ट याद रखेगा, मतलब भारत की जो सीमा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके किसी भी कोने में जाकर हम बस सकते हैं, हम रह सकते हैं, हम निवास कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता भी हमें 19(1)(d) के अंतर्गत मिली हुई है। तो यहाँ से याद रखने वाली फैक्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाकर अगर बसना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कि कोई सी सरकारें उसको मना नहीं कर सकती, क्योंकि 19 हमें क्या देता है, अनुच्छेद 19 क्या देता है, हमें निवास करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसलिए याद रखना, अनुच्छेद 19(e) जो है वो निवास करने की स्वतंत्रता देते हैं। आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर में रहने की स्वतंत्रता नहीं थी, वहां पर रह नहीं सकते। आप वहां पर पर्यटन के रूप में जा सकते हैं, आप वहां पर घूमने जा सकते हैं, आप वहां पर सम्मेलन संगठन कर सकते हैं, अदरवाइज पर वहां रह नहीं सकते थे। लेकिन जैसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जब 2 स्टेटों में डिवाइड हुआ, हम ये कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी निवास करने की स्वतंत्रता है। अर्थात आज हम ये कह सकते हैं कि भारत की सीमा में हम कहीं पर भी रह सकते हैं, या भारत की सीमा के अंदर हम किसी भी जगह पर जाकर रह सकते हैं। तो ये है निवास करने की स्वतंत्रता। अब इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हम ऐसा बोलेंगे।
पहले ऐसा बोला जाता था इसको कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, उसके बाद से हम वहां पर भी रह सकते हैं। अब आता है 19(1)(e) के बाद F। तो F जो था वो था हमें संपत्ति का अधिकार प्रदान करता था, संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान करता था। 19(1)(f) इसे क्या किया गया, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस अधिकार को हटा दिया गया। जिस प्रकार से हमारा मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया, वैसा का वैसा ही जो स्वतंत्रता थी हमें संपत्ति रखने की, उसको यहां से भी हटाया गया। अनुच्छेद 31 से हटाया गया और अनुच्छेद 19(1)(f) से हटाया गया। तो वो हटाने के बाद ही एक अगली आती है 1G, यह कह सकते हैं 19(1)G, जिसमें बोला गया है व्यापार करने की अनुमति, स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी कोने में, हम ये कह सकते हैं कि भारत के किसी भी कोने में हम जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो यहां से याद रखने वाली बात यह है कि 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरी है समूह बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है विचरण या हमें कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, एक ई है निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता, और एक जी में दिया गया है व्यापार करने की स्वतंत्रता। अर्थात हम मध्य प्रदेश के निवासी है, हम महाराष्ट्र में, हम गोवा में, हम गुजरात में कहीं पर भी जाके अपना व्यवहार कर सकते हैं। अभी पिछले वर्ष मुझे गोवा जाने का सौभाग्य मिला था। मैंने वहां पर देखा कि एक छत्तीसगढ़ का बंदा वहां पर अपनी रोजी रोटी चला रहा था। तो वो किसके तहत चला रहा था, वो 19(1)G के तहत ही चला रहा था। गोवा की सरकार उसे यह नहीं बोल सकती कि आप राजस्थान के हो तो आप राजस्थान से यहाँ पर व्यापार क्यों कर रहे हो। वो वहां कर रहा था और बहुत मतलब अपनी स्वतंत्रता के साथ कर रहा था, जैसे वो उसी की जगह है। तो इसलिए कर रहा था क्योंकि 19 जो है हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम भारत के किसी भी कोने में व्यापार कर सकते हैं, जो भी हम व्यापार करना चाहें कर सकते हैं। तो ये 19(1)G याद रखेगा। इस प्रकार से 19(1) के अंतर्गत हमें 6 स्वतंत्रता दी गई है, A B C D, E के बाद F नहीं है, फिर डायरेक्ट G आती है, ए याद रखिएगा। अनुच्छेद फिर एक संविधान संशोधन के तहत 2005 में जब सूचना का अधिकार अधिनियम आया, तो सूचना के अधिकार अधिनियम को 19(1) के अंतर्गत रखा गया है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया, जिसमें हम सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम को रखा गया है। अर्थात हमें सरकार से उसके काम की सूचना, हमें किसी प्रकार की सूचना लेने के लिए 2005 में RTI जो आया है, वो अनुच्छेद 19(1) के तहत इसे शामिल किया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 भी हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसमें एक लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया या नहीं किया तो उसके दोष सिद्ध के लिए संरक्षण प्रदान करना अनुच्छेद 20 है। तो उसमें 3 कंडीशन दे रखी है। कई बार क्वेश्चन यहां से आया है किस अनुच्छेद में है, कि देखो अनुच्छेद 20 ये बोलता है कि कोई व्यक्ति ने अपराध ही नहीं किया और उसको आप दोष सिद्ध कर रहे हो, या किसी ने अपराध कर दिया है, जब तक उसको कोर्ट ने मतलब अपराधी नहीं माना तब तक आप उसको अपराधी नहीं मान सकते। ऐसी व्याख्या अनुच्छेद 20 करता है। तो अनुच्छेद 20 ये बोलता है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति है और उसने जो वर्तमान में विद्यमान कोई विधि है, मतलब या कोई कानून है, अगर उसका जब तक उसने उल्लंघन नहीं किया तब तक उसे क्या नहीं मान सकते, आप उसे दंडित नहीं कर सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि पुलिस की कार्रवाई कुछ ऐसी होती है कि चलते चलते किसी व्यक्ति को एक किसी अपराध में क्या कर लेती है, वो कर लेती है, और कुछ भी उसमें ऐसा रहता है कि आपने ये उल्लंघन किया है, तो उसमें बताना पड़ता है कि आपने किस विधि का उल्लंघन किया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब तक किसी भारत के किसी व्यक्ति ने या भारत के अंदर रह रहे सीमा में जब किसी व्यक्ति ने जब तक किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। और ये सब क्यों आया था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में इस टाइप की चीजें हुआ करती थी, इसलिए संविधान में ये चीज शामिल की गई कि जब तक आप किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकते जब तक कि उसने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने
जो मतलब एक तरीके से जो चौराहों पे बत्ती होती है, हम ये कह सकते हैं कि जो चौराहों पर जो रोका जाता है, और वो क्यों होता है कि रेड लाइट है आप रुकिए, लेकिन अगर आपने रेड लाइट तोड़कर उल्लंघन किया तो आपको चालान कटेगा आपका। तो अर्थात अगर उसने रेड लाइन का उल्लंघन नहीं किया है तो आप उसको दंड नहीं दे सकते। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका 20 का पहला पॉइंट ये बोलता है कि इस भारत में स्वतंत्रता है कि जब तक किसी व्यक्ति ने किसी विधि का या वर्तमान विधि का उल्लंघन नहीं किया हो तब तक उसे आप दंडित नहीं कर सकते। पहला फैक्ट ये बोलता है। दूसरा फैक्ट ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर भी दिया है, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है और उस अपराध के लिए उसे दंड भी मिल चुका है कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसी अपराध के लिए आप दोबारा दंड नहीं दे सकते उसको। जैसे क्या होता है कि मान लो उसने एक बार अपराध किया, कोर्ट से उसे सजा मिल गई, लेकिन उसी अपराध में कोई सा नया कानून बन गया, उसी अपराध की दृष्टि से एक नया कानून बन गया, तो उस व्यक्ति को उस नए कानून के तहत फिर से सजा में ले लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। विद्यमान विधि में जो उसे दंड दिया गया है या जिस कानून के माध्यम से उसे दंड दिया गया है उसी में उसको दंड मिलेगा, दोबारा उसी अपराध के लिए उसको दंड नहीं मिल सकता। मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की है, चोरी के लिए 3 वर्ष की सजा है, 279 के तहत उसे सजा दे दी गई। अब चोरी के लिए एक नया कानून आ गया, भारत सरकार ने नया कानून बनाया कि जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे या आंख को फोड़ दी जाएगी, मान लो ऐसा कानून आया, तो उस व्यक्ति को वापस से सजा नहीं मिलेगी जिसको पहले से सजा मिल चुकी। उसके तहत अगर नया कोई चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 20 के तहत ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंडित कर सकते हैं, दोबारा उसी अपराध के लिए आप दंड नहीं दे सकते। ये अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ। अनुच्छेद 20 का तीसरा पार्ट ये बोलता है या तीसरी बात ये बोलता है कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के लिए आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। अर्थात जैसे मान लो मैंने अपराध किया है और मैंने अपराध कर लिया और पुलिस जबरदस्ती मुझे थर्ड लैंग्वेज जो होती है उसे मार मार कर मुझसे उगलवा रही है, तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। अर्थात मैंने अपराध किया तो मुझे स्वयं से उसको उगलवाने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ऐसा अनुच्छेद 20 में संरक्षण प्रदान है अपराधी को। और इसके तहत अगर आपने देखा होगा तो पहले एक नार्कोटिक टेस्ट होता था, नार्कोटिक टेस्ट होता था, जिसके तहत क्या होता था कि इस टेस्ट के अंतर्गत एक केमिकल आता है जिसे हम सोडियम पेंथेनॉल के नाम से जानते हैं। वो सोडियम पेंथेनॉल दिया जाता है और सोडियम पेंथेनॉल से जो मनुष्य की सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, उसकी जो चेतना है वो अवचेतन हो जाती है, जिससे जो चीज उसने की है एक्चुअली में वो वही बात बोलेगा, मतलब वो झूठ बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। अर्थात ये नहीं कह सकते हम लोग कि वो सोच समझ कर बिल्कुल नहीं बोल पाएगा, सोचने की जो क्षमता खत्म हो जाती है। तो नार्कोटिक टेस्ट जो होता था उस टेस्ट के तहत वो स्वयं व्यक्ति जो रहता था वो खुद कबूल करता था मैंने अपराध किया, तो उसको सरकार ने बैन कर रखा है। और बैन किया है स्पेशल केस में हाईकोर्ट के अनुमति के बाद ही आप नार्कोटिक टेस्ट कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि किस अनुच्छेद के तहत स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, तो अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ। कई बार पुलिस रिमांड में ऐसा होता है, 3 दिन की पुलिस रिमांड होती है, 15 दिन की पुलिस रिमांड होती है, तो उसके तहत क्या होता है कि पुलिस उससे उगलवाती है वो चीजें, लेकिन अनुच्छेद 20 ये बोलता है कि आप उसको जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते। वो साक्ष्य अगर आप दे रहे हो तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके शरीर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकती, इसीलिए नार्कोटिक टेस्ट जो है इसको बैन कर रखा है। स्पेशल केस में हाईकोर्ट की अनुमति से नार्कोटिक टेस्ट होता है। आपने देखा होगा अभी भोपाल की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह, उनका ये टेस्ट हुआ था, ठीक है, जो कि 2008 में एक घटना में उनका नाम आया था। तो अनुच्छेद 20 का है ना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है, उसकी व्याख्या हमें करना ही, मतलब एक तरीके से अनुच्छेद 21 के तहत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी एक लाइन याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 में दे रखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 में कि अनुच्छेद 21 हमें गरिमामय जीवन जीने के लिए एक स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब प्राण का मतलब ये है हमारी जीवन और दैहिक का मतलब है हमारा शरीर, उसकी रक्षा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 देता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 21 जो है अगर देश में आपातकाल लग जाए तब भी अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता।
ये थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 संविधान की सबसे बड़ी व्याख्या करता है, बहुत सारे चीजें इसमें शामिल की गई है अनुच्छेद 21 में। तो इसकी एक जो लाइन याद रखने वाली बात वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कब होगी? जब हम एक अच्छा गरिमामय जीवन जी सकेंगे, अर्थात हम हमारे दैहिक की या हमारे प्राण की स्वतंत्रता कब कर पाएंगे? जब हमें एक गरिमामय जीवन जीने का मौका मिले। तो गरिमामय जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें आती है। गरिमामय जीवन, हमारे पास सोने का अधिकार हो, मतलब सोने से हमको कोई नहीं जगाए, पहनने वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नींद वाले सोने की बात कर रहा हूं। तो हम एक गरिमामय जीवन कब जी पाएंगे? जब हमें हमारे पास एक शुद्ध वायु पाने का अधिकार हो। अर्थात आपने देखा होगा देश में अभी प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण बढ़ने के कारण सुप्रीम कोर्ट में रीट लगी थी कि आप, इससे क्या होता है, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है। बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा प्रदूषण जो फैल रहा है वाहनों की आवाजाही से। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर जाता है तो वो एक तरीके से अपना जो गरिमामय जीवन है उसको नहीं जी पाता है। इसलिए भारत सरकार ने, आपने देखा होगा बड़े बड़े मेट्रो शहर जो है वहां पर इस वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सीएनजी को बैन कर दिया। आपने देखा होगा, मतलब जो वायु प्रदूषण है एक तरीके से उसको कम करने के लिए और व्यक्ति को शुद्ध वायु के लिए, इस पर एक तरीके से इस रीट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध वायु पाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये शुद्ध वायु पाने का अधिकार का जो हमें गरिमामय जीवन जीने के लिए इसी के अंदर दिया गया है। दूसरा यह दिया गया है इसी के अंदर, इसकी व्याख्या में, कि स्त्रियों की जितनी भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है उन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में उनकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ उनका गरिमामय जीवन जीने के लिए वो अनुच्छेद 21 में ही शामिल है। मतलब स्त्रियां अगर किसी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में या किसी भी कंपटीशन में अगर भाग लेती हैं तो वो अपने गरिमामय जीवन जीने के लिए वो स्वतंत्र है। अनुच्छेद 21 के तहत कोई उनको रोक नहीं सकता या कोई उनको मना नहीं कर सकता। अब वैसे भी उनको कोई मना करके दिखाए स्त्रियों की गरिमामय जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये याद रखिएगा। अगला इसमें आर्टिकल या अगली व्याख्या इसमें आती है, इसमें विदेश यात्रा करने का अधिकार इसी में है। अगर किसी व्यक्ति की घूमने की बहुत इच्छा है, उसको विदेश जाने की इच्छा है और उससे उसको एक मतलब अपने गरिमामय जीवन जीने के लिए उसको एक स्वतंत्रता चाहिए, अर्थात वो विदेश घूमना चाहता है, तो इस आर्टिकल 21 के तहत विदेश घूमने की वो इसमें स्वतंत्रता है। नींद का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, आपको नींद से कोई जगा नहीं सकते। आपने कितना ही बड़ा अपराध किया हो और पुलिस आपको लेने आई, मान लो गिरफ्तार करने आई, और आप गहरी नींद में सो रहे हो, तो जब तक आपकी नींद नहीं खुलेगी तब तक आपको वो जगा नहीं सकते। अगर जगाया और अगर आपने रीट लगा दी कि मेरी स्वतंत्रता का हनन, तो कोर्ट उनको फटकार लगा देगी कि आपने उसको नींद से जगाया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस नींद में भी ले जा सकती है पुलिस, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकार में हमको ये दे रखा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो सोने का अधिकार है हमें, भोजन पाने का अधिकार, अर्थात हमें जीने के लिए, हम प्राण एवं दैहिक की बात करें तो हमारे शरीर का, हमारे प्राण का ध्यान रखने के लिए अनुच्छेद 21 में लिखा हमें भोजन पाने का अधिकार है। और भोजन पाने के अधिकार के लिए ही आपने देखा होगा वो 2005 में मनरेगा आया था, जिसको काम पाने का अधिकार, साथ ही उसमें भोजन पाने का अधिकार। और आपने देखा होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऐसा है जो 2013 में आया है, और इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भारत के लगभग जो गरीब 40 करोड़ लोग थे उनको भोजन पाने का अधिकार दिया था इसने। तो भोजन पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, मतलब हमको भोजन से कोई मना नहीं कर सकता या खाने से वंचित नहीं कर सकता। अगला है सूचना का अधिकार, इसके तहत भी आता है। मान लो कोई ऐसी सूचना है जो आपके किसी प्राण, मतलब आपके गरिमामय जीवन से जुड़ी हुई, कि अगर वो सूचना मिल जाएगी तो आपकी जो एक तरीके से जो आपकी साख है वो बढ़ जाएगी या आपका एक गरिमामय जीवन हो जाएगा उससे, तो आपको सूचना का अधिकार है कि आपको कोई सूचना देने से मना नहीं कर सकता। अगर नहीं देते हैं तो वो भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। तो सूचना पाने का अधिकार है। एक चीज इसमें ये आई है कि अभी तक ये जो अनुच्छेद था 21, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ नागरिकों को प्रदान किया जाता था, लेकिन इसमें एक रीट लगाई गई कि जानवरों के साथ होने वाला जो अत्याचार है या उनके साथ होने वाला जो उत्पीड़न है उसको भी इसमें शामिल कर लिया है कि आप उनके साथ भी, जानवरों के साथ भी किसी प्रकार की उत्पीड़न नहीं कर सकते।
तो ये भी अनुच्छेद 21 में ही व्याख्या करता है, क्योंकि उनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, अपना गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। एक ये आया। एक उत्तराखंड सरकार ने एक नई चीज लेकर आया। उत्तराखंड सरकार 2017 में उसने गंगा और यमुना नदी जो है उसको एक मानव का दर्जा दे दिया, अर्थात आप गंगा और यमुना को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से दूषित नहीं कर सकते, तो उसे एक मानव का दर्जा दे दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गंगा और यमुना को उसमें उसको दूषित करना भी इस तरीके से अनुच्छेद 21 का क्या है, एक उल्लंघन माना जाएगा। तो ये याद रखना, ये उत्तराखंड सरकार ने 2017 में गंगा और यमुना नदी को मानवीय रूप दिया है, तो ये किसमें है, अनुच्छेद 21 में शामिल है। और एक और आर्टिकल इसमें आता है, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया बाद में, अनुच्छेद 21A। और अनुच्छेद 21A ये बोलता है कि शिक्षा का अधिकार, मतलब आपका एक गरिमामय जीवन जीने के लिए शिक्षा एक अनिवार्य हथियार है। इसके तहत अनुच्छेद 21 में 86वां संविधान संशोधन 2003 में 21 अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया है वो अनुच्छेद 21 के तहत हमारा गरिमामय जीवन जीने के लिए जो शिक्षा हमारा अनिवार्य होता है, उसी के लिए अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो सही तरीके से समझ कर किसी चीज को करेगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया है 2010 में, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लाया गया था सरकार के द्वारा, वो अनुच्छेद 21A के तहत उसे जोड़ रखा है, ये याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 21 की व्याख्या बहुत सारी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर्यावरण की भी इसमें है, विदेश जाने की है, सोने की है, खाने की है, पीने की है, और इसमें एक चीज और है, मृत्यु का अधिकार भी है, इच्छा मृत्यु का। ठीक है, अरुणा शानबाग करके एक लेडी थी, 42 वर्ष पहले, मतलब जब उनकी डेथ हुई इसके पहले एक हॉस्पिटल में एक मेल जो नर्स थी उसके द्वारा उनका जो शोषण हुआ था, जिसके कारण वो कोमा में चली गई थी। तो अरुणा शानबाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई व्यक्ति जो इच्छा मृत्यु चाहता है तो वो भी अनुच्छेद 21 के तहत, क्योंकि उसकी कंडीशन इस प्रकार से है कि वो अपना गरिमामय जीवन नहीं जी पा रहा है, तो वो अगर इच्छा मृत्यु मांगता है तो अनुच्छेद 21 के तहत ये उसका अधिकार है। लेकिन वो इच्छा मृत्यु ऐसी होना चाहिए, उसकी कंडीशन के आधार पर होगी, जब भी वो कर सकते हैं। अदरवाइज कई लोग इसका गलत फायदा उठाने लग जाएंगे, वो बुजुर्ग माँ बाप को इच्छा मृत्यु के तहत प्रेरित करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी कंडीशंस देखी जाती है। तो इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है, अरुणा शानबाग की इच्छा मृत्यु के बाद। तो यह अनुच्छेद 21 के तहत है। अब आते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 जो है उसमें भी 3 कंडीशन दे रखी है। अनुच्छेद 22 भी जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के रूप में उसको संरक्षण प्रदान करता है कि उसको गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या चीजें वो उसे करने का अधिकार है और वो उसे करना चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से अनुच्छेद 20 में तो ये बोला गया था कि दंड नहीं देना है, एक अपराध के लिए एक बार दंड देना है, और साथ ही अगर स्वयं के विरुद्ध उससे साक्ष्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन मान लो यहाँ पर गिरफ्तारी कर लिया पुलिस ने, उसने अपराध किया था, गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस से उसे कारण जानने का अधिकार है। वो पूछेगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उसे कारण जानने का हक है, ये अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। फिर दूसरा कि अगर वो उसको गिरफ्तार किया गया, उसने अपराध किया, तो उसे अपना वकील करने का अधिकार, या स्वयं भी वो क्या कर सकता है, कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो अनुच्छेद 22 में दूसरी कंडीशन ये है कि उसे वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है, वो कोर्ट में जाके रीट लगा सकता है। तो 3 कंडीशन अनुच्छेद 22 में दे रखी है कि अनुच्छेद 22 में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया है तो वो अपना पक्ष रखने के लिए वकील कर सकता है, वकील से परामर्श ले सकता है, ये उसका अधिकार है। और तीसरा ये है कि अगर आपने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है तो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये उसके अनुच्छेद 22 का उल्लंघन या स्वतंत्रता का हनन माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है
कि जो यात्रा का समय है वो 24 घंटे के अंतर्गत नहीं आएगा। मान लो किसी व्यक्ति ने उज्जैन में अपराध किया है और केरला में जाके पकड़ाया है, केरला के किसी तिरुवनंतपुरम जो कि मान लो उसकी राजधानी, वहां जाके वो पकड़ाया है। तो तिरुवनंतपुरम से उज्जैन आने की जो समय लगा है ट्रेन से, भले वो 3 दिन लगा या जिससे भी वो आएगा, तो उस समय को घटाया जाएगा। स्टेशन से जाकर यहाँ की स्टेशन तक का समय माइनस हो जाएगा, भले 3 दिन लगा हो, 4 दिन लगा हो या 1 दिन लगा हो, तो वहां से स्टेशन जाने में और यहाँ के स्टेशन से कोर्ट जाने में जो समय लगा वो ऐड होगा उसको गिरफ्तार करने के बाद। तो यात्रा का समय इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये था अनुच्छेद आपका 22। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें 4 अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं। चारों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, सभी तथ्यों के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से तो महत्वपूर्ण है ही सही। एज ए भारतीय नागरिक अगर हम हैं तो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ये आम आदमी को होना चाहिए, आम व्यक्ति को होना चाहिए, आम नागरिक को होना चाहिए। तो क्या होता था 22 के तहत कि 1971 में एक मीसा एक्ट आया था, 1985 में एक टाडा एक्ट आया था, 2002 में एक कोटा एक्ट आया था और 1975 में कोफे पोसा करके एक एक्ट था। ये एक्ट ऐसा था जिसमें बिना कारण जाने ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये एक्ट बाद में बंद हो गया। मीसा का फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बोला जाता है, 1971 का, इंदिरा गांधी लेके आई थी। ठीक है। 1985 में टाडा आया था। टाडा का मतलब होता है टेररिस्ट एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन एक्ट। ये टाडा है, इसको भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि इसमें बिना कारण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए ये एक्ट जो है इसे समाप्त कर देगा। 2002 में पोटा करके एक एक्ट आया था, POTA, जिसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, इसे भी बंद कर दिया गया है। और एक कोपे पोसा करके जो एक्ट था जिसे हम कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मेलिंग एक्ट बोलते हैं, इस एक्ट में भी ऐसा था कि बिना किसी कारण को जाने गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए मीसा, टाडा, पोटा और कोपे पोसा जो एक्ट है, इन सबको क्या कर दिया गया है, अभी बैन कर रखा है। और ये अनुच्छेद 22 के उल्लंघन थे, इसलिए इनको बैन कर रखा है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कभी आए कि इसके 22 के तहत इनको बैन किया गया है। तो ये था हमारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ये था हमारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और इस प्रकार से स्वतंत्रता के मूल अधिकार में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने उनको जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।